नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। आज बात करेंगे कि क्या डॉलर मजबूत होने से रुपया कमजोर हो रहा है। दरअसल डॉलर के रुपए से अधिक मजबूत होने का कारण किसी भी मुद्रा का मूल्य बाजार में उसकी मांग पर निर्भर करता है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व अर्थव्यवस्था में लगभग 25% का योगदान देता है। अधिकांश कच्चे तेल और ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोतों का व्यापार डॉलर के माध्यम से होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भारतीय रुपए में गिरावट के लिए पूरी तरह से अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि इसमें आरबीआई का कोई भी हस्तक्षेप भारतीय निर्यात को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने नीति निर्माताओं से अधिक नौकरियों के सृजन और घरेलू उपभोग को बढ़ावा देने पर ध्यान देने का आग्रह भी किया है। जाहिर है, जब विशेषज्ञ इस तरह की बात करेंगे तो सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में रुपए में गिरावट से अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा और आरबीआई जो रकम सरकार को ट्रांसफर करेगी उससे सरकार का खजाना तो बढ़ेगा, लेकिन आगामी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए एक क्या रोड मैप होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उस पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाते हैं जब कांग्रेस शासन काल में उन्होंने डॉलर और रुपयों को लेकर कहा था। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। आरबीआई 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार को एक बड़ी रकम ट्रांसफर कर सकता है और इस रकम का अनुमान करीब 2 लाख करोड़ है। 2024 में आरबीआई ने सरकार को 2.11 लाख करोड़ ट्रांसफर किए। डॉलर बिक्री से सरकार को एक बार फिर बम्पर लाभांश मिल सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आरबीआई द्वारा 2 ट्रिलियन रुपए के भुगतान का अनुमान लगाया है। क्वांटिको रिसर्च ने मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 1.5 ट्रिलियन रुपए के आसपास लाभांश का अनुमान लगाया है। विश्लेषक मानते हैं कि भारत की गिरती मुद्रा में अभी भी संघीय सरकार के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपए को सहारा देने के लिए भारी मात्रा में डॉलर बेचने से अर्जित लाभ के कारण एक और वर्ष में अप्रत्याशित लाभांश प्राप्त होगा। ये संभावित लाभ ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आया है जब सरकार कमजोर उपभोग, कमजोर निजी क्षेत्र के निवेश और घटते कर राजस्व के कारण मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। आईडीएफसी फर्स्ट के अनुसार अप्रैल-नवंबर के दौरान 196 बिलियन डॉलर की सकल विदेशी मुद्रा बेची। पिछले साल इसी अवधि में 113 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची थी। एक्सपर्ट मानते हैं कि मार्च तक पूरे वित्तीय वर्ष के लिए ये आंकड़ा 250 बिलियन डॉलर के करीब हो सकता है। डॉलर की बिक्री आरबीआई के लिए लाभदायक है क्योंकि अतीत में डॉलर सस्ती विनिमय दर पर खरीदे गए थे। हालांकि लाभ का आकलन करना कठिन है क्योंकि आरबीआई औसत अधिग्रहण मूल्य का खुलासा नहीं करता है। पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व में मौद्रिक प्राधिकरण ने सितंबर में 705 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड रिजर्व पूल बनाया था। तब से ये भंडार गिरकर 626 बिलियन डॉलर रह गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने के बाद रुपए में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक ने डॉलर बेचे थे। अमेरिका में आयात पर भारी शुल्क लगाने के ट्रंप के वादे ने डॉलर को मजबूती दी और अन्य मुद्राओं को भी नुकसान पहुंचाया। इस महीने की शुरुआत में रुपया 86.70 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि आरबीआई आकस्मिक प्रावधानों के लिए रिजर्व में ज्यादा राशि ट्रांसफर करने का विकल्प चुन सकता है, जिससे उपलब्ध लाभांश में कमी आएगी। आरबीआई द्वारा सरकार को लाभांश ट्रांसफर करने पर कोई बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। इसकी मात्रा कम होनी चाहिए। आरबीआई ने नवंबर में विदेशी मुद्रा बाजार में उतार चढ़ाव को रोकने के मकसद से रिकॉर्ड मात्रा में 20.2 अरब डॉलर की बिक्री की, जबकि महीने के अंत में वायदा बाजार में इसकी शुद्ध शॉर्ट पोजीशन बढ़कर 58.9 अरब डॉलर हो गई। वहीं आरबीआई की शुद्ध बकाया फॉरवर्ड बिक्री 49.18 अरब डॉलर थी। आरबीआई ने नवंबर में हाजिर बाजार में 30.8 अरब डॉलर खरीदे, जबकि 51.1 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा की बिक्री की। रुपए में नवंबर में 0.48% की गिरावट देखी गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सुझाव दिया कि बजट 2025 में रोजगार सृजन और आय वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। घरेलू खपत बढ़ाने के लिए मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की मांग में सुधार आवश्यक है। निजी क्षेत्र में निवेश की कमी भारतीय अर्थव्यवस्था की गति को धीमा कर रही है। इसके लिए अनुकूल नीतियां आवश्यक हैं।
राजन का मानना है कि रुपए की गिरावट से घबराने की बजाय आरबीआई को अस्थिरता को नियंत्रित करने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे में डॉलर की मजबूती यदि रुपए को कमजोर कर रही है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसमें सरकार और आरबीआई को विशेषज्ञों की राय के मुताबिक कदम उठाने की जरूरत है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो कहीं ना कहीं डॉलर और रुपए की आज बात होगी इस एजेंडा में, और जाहिर तौर पर ये डॉलर मजबूत है, रुपया कमजोर है, आरबीआई के हाथ डोर है। ये बात इसलिए कही जा रही है कि जो वित्तीय वर्ष 25-26 आएगा, 1 अप्रैल से ये वर्ष जो शुरू होगा, उसके लिए ये कहा जा रहा है कि वाकई में जो डॉलर बेचे गए हैं या बेचे जा रहे हैं, उससे एक अच्छी खासी राशि जो है वो आरबीआई के पास है, और सेंट्रल को कहीं ना कहीं ये राशियां पहुंचेंगी। देखिए, उनकी योजनाओं के लिए, तमाम चीजों के लिए ये आरबीआई के हाथ में है, वो कितना देते हैं कितना नहीं। पिछली बार का जो आंकड़ा था उसमें भी काफी ज्यादा दिया गया था, और इस बार कितनी उसमें ग्रोथ करके वो देंगे, तो खजाना तो बढ़ेगा, फायदा यहां होता है। लेकिन आगे का रोड मैप क्या है, इकोनॉमी को नजरिए से यदि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इसे समझने की कोशिश करें तो ये कितना फायदेमंद है, और कितना यदि इसमें कोई चुनौतियां भी हैं या कोई ऐसे सुझाव हो सकते हैं तो वो क्या होने चाहिए। सीधे चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्यारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर में राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है, फिलहाल कनेक्ट नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार हैं कुमार राकेश, उनका भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। अर्थशास्त्री हैं कपिल होलकर, कपिल जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। कपिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कपिल जी आपसे करूंगी, और इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है ये विषय एक ऐसा है कि डॉलर यदि मजबूत है तो क्या रुपया कमजोर हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें बीच में आई, लेकिन इस वक्त आज की जो मुख्य रूप से आरबीआई के हाथ डोर का जो हम जिस टैगलाइन पे चले हैं उसको आगे बढ़ाते हुए इकोनॉमी की दृष्टि से देखें तो आप क्या समझते हैं? हमारी अर्थव्यवस्था में डॉलर जो बढ़ रहा है, जिस तरह से डॉलर में रुपया कमजोर हो रहा है, उसका असर कैसे पड़ता है ये समझने की जरूरत है। बेसिकली अगर हम देखें तो हम कंजम्पशन जो हमारा है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट दूसरी चीजों मेटल्स या इसके अलावा हम पे उस पर डिपेंड नहीं करते। हमारा जो डिपेंडेंसी है वो जो मेजर डिपेंडेंसी है हमारे क्रूड पे है, पहली चीज। दूसरी चीज हमारी जो डिपेंडेंसी है वो जो हमारा गोल्ड इंपोर्ट होता है उसके कारण हमारा हमारे डॉलर बाहर जाते हैं। और तीसरा जो एक जो सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे होती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स या जो हम इंपोर्ट करते हैं उससे हमारा डॉलर बाहर जाता है, जो बड़े पैमाने पर अगर बात करें हम तो। अब अगर अर्थव्यवस्था पे इसके प्रभाव की बात करें तो जाहिर सी बात है, जब ये आपका बढ़ रहा है तो यहाँ पे इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है वो होती है हमारे अकाउंट बैलेंस डेफिसिट में जो हमारी टारगेट लेके चलती है सरकार, उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका क्रूड का प्राइस क्या है और हम किस लेवल पे इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो अगर बात करें तो इस पीरियड में क्रूड में भी बढ़ोतरी हुई है, क्रूड भी महंगा हुआ है, और डॉलर भी, रुपये कमजोर, डॉलर महंगा हुआ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हमारे अर्थव्यवस्था पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और आने वाले समय में और पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। संदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? 2 मिनट संदीप जी, 2 मिनट थांबा, घरी संदीप जी, संदीप जी प्लीज कुछ बोलिए। म्यूट किया आपने, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी? हाँ ठीक है संदीप जी, क्योंकि
आप थोड़ी देर के लिए चर्चा में जुड़े हैं, जैसा कि मुझे बताया गया है, तो मुझे लगता है बड़े महत्वपूर्ण सवाल आपकी तरफ होने चाहिए, ताकि आपकी जो बातें हैं, जो प्रतिक्रिया है सरकार की तरफ से वो आ जाए। डॉलर मजबूत, रुपया कमजोर। मैं थोड़ा सा इस चीज को यहाँ भी ले जाऊंगी कि कांग्रेस का जब शासनकाल था, तब इस तरह की बातें जब नरेंद्र मोदी ने कही थी, तब उन्होंने कहा था कि वैश्विक स्तर के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। आज वही स्थितियां एक बार फिर से है, लेकिन मुझे लगता है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इसको समझने की जरूरत है। आरबीआई जो भी चीजें करता है, जो उनकी गाइडलाइंस है, वो किस तरह से एक रुपए को सपोर्ट करना है, कैसे बैलेंस करके चलना है, कितना गवर्नमेंट की तरफ जाएगा, ये उनका एक गाइडलाइन उनकी हो सकती है, ये उनको करना है। लेकिन सरकार में होते हुए जाहिर तौर पर एक जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ बैलेंस आपके तरफ से भी होगा, बहुत सारे रिफॉर्म्स है उसके साथ में। कैसे इस चीज को संभालेंगे? जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी अमेरिका जो है हमारी सबसे बड़ी, हमारे पूरी दुनिया के जो 25% है वो अमेरिका अर्थव्यवस्था चलाता है इस पूरे हेलो। हाँ, मैं सुन पा रही हूँ संदीप जी, बोलिए। जी, तो जाहिर तौर पर वहां पे जो सरकार का मतलब दूसरी सरकार आ रही है, ट्रम्प की आ रही है, तो इसको लेकर भी डॉलर में उतार चढ़ाव आया है, ये दिख रहा है। और अभी आरबीआई ने जो एक संदेश दिया है या बताया है कि वो जो हमारे पास भंडार है डॉलरों का, वो शायद बेचने जा रहे हैं, जितनी मुझे जानकारी है। तो वो लाभांश के साथ बेच रहे हैं, ये मुझे जहां तक जानकारी है कि वो लाभांश के साथ उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और 1 अप्रैल को जो हमारा नया बजट आने वाला है 2025-26 का, उसको लेकर उनकी तैयारियां हैं। तो वो जितना, चाहे आरबीआई हो चाहे सरकार हो, जितना कोशिश करेगी कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत रहे। और डॉलर का जो ऊपर नीचे का जो रेट का जो हुआ है, ये वैसे भी होता है, मगर अब क्योंकि कुछ ज्यादा हो गया है तो इसलिए इस पे हम चर्चा करने बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ऐसे कदम उठाएगी जो हमारा रुपया फिर से मजबूत हो, और जो हमारा आयात या निर्यात में कहीं भी कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो उसे वो ठीक करे और इस चीज से हम बाहर निकल आए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकार कुछ ऐसा करना चाहती है कि जिससे हमारा अर्थव्यवस्था खराब हो या रुपए की कीमत कम हो। हमेशा सरकार ये चाहती है कि रुपए की कीमत बढ़े, और वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिससे ये दोबारा हमारा रुपया मजबूत होगा। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। शिवानंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, सुन रहा हूँ राखी जी। शिवानंद जी, डॉलर मजबूत, रुपया कमजोर, आरबीआई के हाथ डोर, खजाना तो भर जाएगा। मुझे लगता है लाभ दोनों तरफ से होगा, लाभांश की बात हो रही है, लेकिन आगे का रोड मैप क्या है? तीसरी बड़ी इकोनॉमी तक कैसे जाएंगे? जैसे कि अभी कपिल जी अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा फर्क तो बहुत पड़ेगा इकोनॉमी पे। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बैलेंस होकर बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए, जो फाइनेंस, जो आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा साहब जो है, उनको स्ट्रेटेजी पता नहीं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपना बंद है। इन्होंने मोदी साहब आने के बाद 10 साल में आयात कुछ भी नहीं हो रहे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहे, तो डॉलर प्राइस बढ़ता जाएगा। अभी ट्रम्प साहब जो प्रेसिडेंट बने हैं, तब से पॉलिसी पूरा चेंज हो गया। और ट्रम्प का स्ट्रैटेजी है, इंडिया को मेरे को नहीं लगता इन्होंने हेल्प करेगा। महंगाई चरम पर है। आप इसके पहले भी मैं आपके साथ डिबेट में था जीडीपी के। आप जीडीपी देखिए, 11-12 नंबर पे गए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे तभी देखिए, क्योंकि इसमें पॉलिसी कुछ भी फैसिलिटी नहीं दे रहे। महंगाई जाते जा रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब तक नहीं होता है तो डॉलर का, रुपए के मतलब डॉलर का वैल्यू कम होता जा रहा है। दूसरी बात इसमें अपने को थोड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाना चाहिए। डॉलर का परिस्थिति, रघुराजन जी का जैसे जो तज्ञ लोग हैं, उनका सलाह मसलत लेके एक समिति बना के इन्होंने काम करना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने, हेलो, हाँ मैं सुन पा रही हूँ शिवानंद जी, बोलिए। जी जी जी। और दूसरी बात कि जो आयात एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनका जो है, जो अमेरिका हो या यूके हो या कनाडा हो, बाहर की कंट्री के ऊपर सब चलता है। अपना रुपए को किधर भी बाहर वैल्यू नहीं है। दुबई जाइए, बैंकॉक जाइए, कहीं भी अब्रॉड में, क्योंकि पॉलिसी अपना ठीक नहीं है। पॉलिसी ठीक करना बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट की बात करना जरूरी है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाना चाहिए। और जो ट्रम्प अभी देखिए उन्होंने क्या बोला, इंडियन लोग इधर नेशनलिटी नहीं ले सकते, और उन्होंने पॉलिसी एकदम टाइट कर दी है इंडियन लोगों के लिए। तो इसमें थोड़ा इंडिया भी थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए
थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। और डेवलपमेंट हो, विकास हो और कुछ भी करना है तो प्लानिंग करना चाहिए, और उस स्ट्रेटेजी से राखी जी अपने को कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने डॉलर का जो प्राइस गए हुए, आज देखिए गोल्ड का आप कितना भी ये किया तो आज इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन रुपए का वैल्यू ही नहीं है। डॉलर चरण पर प्राइस बढ़ता जा रहा है। मेरे को लगता है ये 100 के ऊपर जा सकता है। दूसरी बात, इसके लिए इंडिया कुछ स्ट्रैटेजी बना के कुछ प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाना चाहिए, तभी अपना रुपए का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, चलिए राखी जी। वापस। जी बिल्कुल, ठीक है, वापस आती जी। हूँ। तनुज जी, मुझे जी। सुन पा रहे हैं? जी तनुज जी, जी, दो राखी। बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, एक तो ये है कि डॉलर मजबूत, रुपया कमजोर, आरबीआई के हाथ डोर, क्योंकि वो जाहिर तौर पर यदि डॉलर्स को बेचेंगे, रकम आपको मिलती है, वो आपको ट्रांसफर करना है सरकार को, जिस तरीके से अपनी तमाम जिम्मेदारियों के लिए जो भी चाहिए वो उनके बीच की चीजें हैं वो कैसे जाएंगी, वो एक पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, अब क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया यदि कमजोर हो रहा है तो उससे हमारी इकोनॉमी पे कितना फर्क पड़ेगा। एक चीज और आ रही है, अमेरिका का जिक्र हुआ, ट्रंप का जिक्र अभी कई मेहमानों ने भी किया, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कच्चे तेल और ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोतों का व्यापार डॉलर के माध्यम से होता है। इस तरीके से एक बात अभी शिवानंद जी कह रहे थे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी नहीं हो रहा है। हम इस जगह पे कहां हैं? हम इस चीज को कैसे संभाल पाएंगे? या पूरी जो गाइडलाइन अभी आई है या डॉलर और रुपये की बात हो रही है, इसको कैसे हम अपनी इकोनॉमी से जोड़ के समझें, पॉजिटिव, जो एकदम पॉजिटिव हो और फायदेमंद हो? देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी मजबूत है कि विगत 6 महीनों में वो लगातार सिर्फ बढ़ती ही आ रही है। एकदम से हुआ ऐसा नहीं, विगत 6 महीनों से। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ पर जो वित्तीय विशेषज्ञ होते हैं वो उसको तब नजर में लेकर के आते हैं जब चीजें कोई पॉलिटिकल इंसिडेंट के बाद देखी जाती है। जिस तरीके से हाल ही में अमेरिका में हुए इलेक्शंस और डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी से जुड़ा जा रहा है। लेकिन अगर बारीकी से ध्यान दिया जाए तो डॉलर में विगत 6 माह से लगातार एक तेजी बनी हुई है, और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरीके से अब हमारी भारत में, देखिए, सबसे पहले भारत के रुपए को मजबूत कैसे किया जा सकता है, तो सबको पता है डॉलर बेचेंगे पैसा आएगा। लेकिन इसके अलावा भी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स निवेश और निगम निवेश अगर कराए जाएंगे तो उससे भी बहुत फायदा भारत को मिल सकता है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से अगर हम बात करें, और खास करके जो एक आरबीआई की फंड की आपने शुरुआत में जो चर्चा करी थी, वो पिछले वित्तीय वर्ष में 2,11 करोड़ रुपए का, जो कि अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा फंड था। उसके पहले ये फंड लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास था, और निश्चित रूप से इस तरीके से विगत वित्तीय वर्षों में भी फंड रहा है। देखिए, आरबीआई पूर्ण रूप से सरकार को सपोर्ट करता है, और जिससे देश की जो व्यापक इकोनॉमिक व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी सुचारू रूप से चलती है। हाल में सरकार के पास में 557 करोड़ टन के आसपास का सोना है, वहीं जनता के पास में 20,000 करोड़ टन जो सोना है वो जनता के पास में है। ऐसे में ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं डॉलर को मजबूती दिखाता हुआ, सोने की प्राइस में ऊंचाइयां देखता हुआ हम देख जरूर रहे हैं। लेकिन इसको समझने के तरीके हमें दूसरे तरीकों से देखना पड़ेंगे। केवल देश के अंदर डॉलर को बेच करके इकोनॉमिक की ग्रोथ नहीं की जा सकती है, बल्कि देश में बाहर के इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके और घरेलू उत्पादकों को अंतरराष्ट्रीय मापदंड पर ले जा करके भी डॉलर से रुपए की वैल्यू में सुधार किया जा सकता है। जी ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। कुमार राकेश जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, कुमार राकेश जी हमारे साथ फिलहाल कनेक्ट नहीं है। आरपी श्रीवास्तव जी, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जाहिर तौर पर देखिए, सरकारें आती हैं जाती हैं। मोदी जी जब जो हमने मोदी जी को सुना तब कांग्रेस शासनकाल में वो कहते थे, आज वही स्थितियां परिस्थितियां उनके भी शासनकाल में। लेकिन हमें ये देखना है कि जो एक ड्रीम है, जो एक सपना है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का, कहाँ किसको कैसे जरूरत पड़ रही है, आरबीआई कितना दे रहा है, नहीं दे रहा है, तमाम चीजें उसको बैलेंस करना है। लेकिन फोकस कहाँ है सबका? अर्थव्यवस्था पर। तो ये जो डॉलर की मजबूती है, जो अलग अलग सुझाव अभी निकल कर आए हैं, आपका क्या मत है? कैसे रुपये को हम मजबूत करें? देखिए राखी, क्या है कि यहाँ पर डॉलर जिस तरह से मजबूत हुआ, रुपया कमज़ोर हुआ, और अभी एक रिपोर्ट आई कि आरबीआई जो है डॉलर बेच के रुपया ले लेगी। सवाल है कि ये रुपये का इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा?
भारत सरकार को देगी। भारत सरकार को पहले भी देती आ रही है आरबीआई। आरबीआई से जो पैसा जाता है भारत सरकार को, निश्चित रूप से कई कामों में लगता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम चीज़ें हैं, सरकार के और भी एजेंडा है उसमें जाता है, खर्चे में भी जाता होगा, ये सारी चीज़ें हैं। आरबीआई अगर मान लो इतना फंडिंग कर रहा है, और जहाँ तक आप तीसरी इकॉनमी की बात कर रही हैं, देखिए तीसरी इकॉनमी बनने के लिए कोई ये तात्कालिक मामला है। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो निश्चित रूप से डॉलर को बेच के और सरकार जो है उतना फंड जो है रिजर्व कर लेती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा, ये डॉलर का जो भंडार है वो भी निरंतर कम हो रहा है। बेचेंगे तो कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से निवेशक जो हैं, जो विदेशी निवेशक हैं, उन्होंने अपने जो है निवेश, अपने शेयर होल्डिंग या निवेश निकालना शुरू, क्योंकि एफडीआई लाई थी सरकार, तो उसके तहत जो है देश में जो है निवेश हो रहा था विदेशी कंपनियों का, लेकिन अब वो या तो निकाल रहे हैं या कम हो रहा है, जो हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से क्रूड ऑयल, अभी जैसा हमारे अर्थशास्त्री ने बताया कि क्रूड ऑयल, गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम मानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर नहीं है आज की डेट में हमारी कि इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में इफेक्ट यह है कि अगर इकोनॉमी को विस्तार देना होगा तो डॉलर का भी भंडार रखना पड़ेगा आपको। विदेशी मुद्रा अगर आपके पास है तो आप इन सारी चीज़ों को आप आयात कर सकते हैं। क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पर कि विदेशी पैसा, मतलब ये विदेशी करेंसी लगती है, डॉलर लगता है। तो हमें ये देखना है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, तमाम चीज़ें, तो इस पर ग्रोथ पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों का आयात नहीं करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था को आगे कैसे बढ़ाएंगे। और जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं अभी आज की डेट में, कि जिस तरह से आरबीआई ने कहा कि इससे लाभ मिलेगा, बिल्कुल आप ये समझिए कि अगर थोड़ा सा डॉलर बेच के बहुत सारा पैसा आपके पास आ जाता है तो निश्चित रूप से एक चीज़ समझ में आती है कि आप उसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीज़ों में निवेश करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। शायद यही आशय रहा होगा आरबीआई का कि अगर हम ये डॉलर को सेल करते हैं तो हमें रुपया आएगा और हम जो निवेश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप वो रिजर्व फंड जो आपने रखा हुआ डॉलर के रूप में, देखिए डॉलर आता कहाँ से है भाई। आप देखिए जिस तरह से अभी ट्रम्प की बात हो रही थी, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, तमाम हैं, वो जो मनी भेजते हैं वो तो डॉलर के थ्रू आती है ना, तो और रुपए में कन्वर्ट होती है। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं जो एनआरआईज हैं या शेयर विदेशी कंपनियाँ खरीदती तो हमारी डॉलर की जो है कैपेसिटी बढ़ती है। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आरबीआई ने डिसीजन लिया, जैसे पिछली बार भी उसने 2 लाख करोड़ रुपया दिया, इस बार भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपया जो है देने की तैयारी है भारत सरकार को, तो भारत सरकार को अब समझना होगा कि वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे, ऐसे रोजगार के अवसर तलाश करे कि ताकि अपना निर्यात बढ़े। निर्यात बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारी इकॉनमी मजबूत होगी। लेकिन ये अभी तत्काल में माना जा सकता है कि आरबीआई अगर कोई ऐसा निर्णय ले रही है कि अगर डॉलर बेच करके भले ही अपना रिजर्व जो है कम हो, तो एक तरह से सरकार को सपोर्ट करने की तैयारी है और शायद हो सकता है इसी को लाभ मानती हो। लेकिन हमें ये लगता है जो अभी तक बातचीत हुई है कि निश्चित रूप से रुपया को मजबूत होना चाहिए, और रुपया मजबूत तब होगा जब हमारे प्रोडक्शंस होंगे, जो लोगों को रोज़गार मिलेगा और विदेशी जो है निर्यात की परिस्थिति बनेगी, तब जाके रुपया मजबूत होगा। तो रुपया को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। और वर्तमान जो परिस्थिति है इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से डॉलर आज काफ़ी ऊंचाई पर है, रुपए की स्थिति कमज़ोर है, लगभग 86.7 के आसपास है, तो हमें लगता है कि सरकार इस दिशा में ज़रूर सोचेगी। और जहाँ तक आरबीआई का सवाल है, आरबीआई समय समय पर इससे जो है ऐसी नीतियाँ उसकी रहती हैं, समय समय पर ऐसे निर्णय लेती रहती है जिससे सरकार कोई कठिनाई में न पड़े। बिल्कुल ठीक है। संदीप जी, वापस से सवाल, क्योंकि आपको शायद जाना है और मेरे पास अपडेट 2 बार आपकी आई है, तो एक महत्वपूर्ण बात इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। शिवानंद जी ने भी एक सवाल उठाया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, उन चीज़ों पर ध्यान देना है, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत पड़ रही है उस पर ध्यान देना है। अच्छा, पूर्व गवर्नर है आरबीआई के रघुराम राजन, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कही है, उनको जितना मैंने पढ़ा उन्होंने इस पर बहुत अच्छा अपना एक स्टेटमेंट जारी किया था। तो उन्होंने कहा है कि इन सारी चीज़ों पर तो ठीक है, आप डॉलर पर जाइए, तमाम चीज़ें जाइए, लेकिन अधिक नौकरियों का सृजन और घरेलू उपभोग को बढ़ावा देने पर भी हमें जोर करना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो ये एक चुनौती जैसा भी है, मजबूती भी लानी है उसके लिए। जी राखी जी,
पहले आपने कहा कि शिवानंद जी ने सवाल किया, वो विपक्ष में है, जाहिर सी बात है वो सवाल हमेशा सरकार पे उठाते आएंगे, मगर और मेरे यहाँ काबिल दोस्त बैठे हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, आप उनसे भी एक बार इस सवाल को करेंगे। मगर जहां तक सरकार की बात है तो मैं बताता हूं, जैसा कि अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही, ठीक है, हमें आयात बढ़ाना होगा। और आप ये देखिए कि कोई भी विपक्ष हमें ये कहता है कि आयात निर्यात नहीं हो रहा, तो ये तो एक हंसी मजाक वाला खेल हो गया, क्योंकि ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि आयात निर्यात ना हो। ये हो सकता है कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, मगर सरकार सक्षम है, जो हमारे गवर्नर चाहे राजन जी रहे हैं पीछे या अब हैं, जो सब सक्षम लोग हैं, सभी अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या हमें फैसले लेने हैं, क्या क्या हमें आगे इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, या इस अपनी जो हमारी मुद्रा है, जो रुपए की मुद्रा है, उसे हम कैसे मजबूत कर सके। तो देखो ये सब चीजें चलती हैं, सरकार में चलती हैं, देशों में चलती हैं। कहीं ना कहीं यदि अमेरिका डॉलर मजबूत हो रहा है तो रुपया भी मजबूत होगा, मगर हमें उसे फैसले लेने पड़ेंगे, हमें आयात अपना बढ़ाना पड़ेगा। घरेलू जो नौकरियां हैं, जैसा कि राजन जी ने कहा, उस पर काम कर रही है सरकार और लगातार कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, जो यहाँ बनते हैं भारत में, वो हम कैसे बाहर ले जाएं या ले जा रहे हैं या और आगे ले जाएं, जिससे कि भारत में बाहर का पैसा आए और हमारा रुपया मजबूत हो। उसके लिए सरकार लगातार संभव कार्य कर रही है और आगे भी करती आई है। जो हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश है, उसमें भी हम अपने लग रहे हैं। मगर जो फैसले, जैसे कि अभी कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा आएगा उसे हम कहाँ निवेश करते हैं, उसे अच्छी जगह निवेश करते हैं या गलत जगह निवेश करते हैं, ये सरकार को तय करना होता है। तो सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती है हम इस देश को, भारत देश को हम कैसे आगे बढ़ाएं, विकसित करें और हमारी जो अर्थव्यवस्था वो मजबूत हो। इसको लेकर लगातार हम काम करते रहेंगे। और ये मैं यहाँ इस चैनल पे, आपके स्वदेश चैनल पे कहना चाह रहा हूँ कि सरकार कोई भी ऐसा गलत फैसला नहीं लेगी जिससे कहीं ना कहीं रुपये बार बार कमजोर हो। ये अभी ऊपर नीचे हुआ है जो भी है, तो कहीं ना कहीं जो भी होगा आगे इसे ठीक किया जाएगा और सरकार ऐसे फैसले लेगी, या आरबीआई गवर्नर ने जो कहा है कि जो पैसे ट्रांसफर करेंगे, उस पैसे से भी सरकार ऐसे डिसीजन लेगी जिससे भारत का जो रुपया है वो मजबूत होगा। धन्यवाद। मैं निकलना मेरे मित्र बीजेपी संदीप जी को मैं बोलना चाहता हूँ, इसमें राजनीति किधर आया? डॉलर का प्राइस बढ़ता जा रहा है, रुपए में वैल्यू कुछ भी नहीं है, पॉलिसी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं, और एकदम फेल्यूर सरकार है। निर्मला सीतारमण को कुछ भी मालूम नहीं है। संदीप जी, इधर राजनीति किधर है? आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए मैंने बोला, आप डायरेक्टली विपक्ष का ये बोलना जरूरी है, ऐसा नहीं है संदीप जी। ठीक है शिवानंद जी, क्योंकि नहीं, अभी जो नया जो गवर्नर बना है, मल्होत्रा जी को कुछ नॉलेज ही नहीं है, या इससे बोलेंगे आपस के ऊपर कुछ भी बोल के कुछ साइड ट्रैक होना। संदीप जी, ये अच्छी बात नहीं है। ये बीजेपी फेल्यूर सरकार है। निर्मला सीतारमण हो या नरेंद्र मोदी जी, नो डेवलपमेंट। 10 साल में क्या एक्सपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया, बताइए संदीप जी, क्या रिकॉर्ड है बताए, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स के साथ बोलता हूँ। कितना मेक इन इंडिया तुमने किया, पूरा फेल्यूर है। आज ऑयल देखिए, क्रूड ऑयल देखिए, कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। अगर ट्रांजेक्शन होता है डॉलर का, अगर ₹1 का अगर रेट बढ़ाना है तो उस हिसाब से आपको रहना जरूरी है। कुछ भी डेवलपमेंट है। संदीप जी बताइए, 10 साल में क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ वो बताइए। ठीक है संदीप जी, शिवानंद जी, क्योंकि संदीप जी इसमें राजनीति किधर है? संदीप जी इस वक्त अब हम हमारे साथ चर्चा में नहीं है, वो हमारे साथ कुछ देर के लिए जुड़े थे, तो वो फिलहाल चर्चा से अभी जा चुके हैं। लेकिन हाँ, आपका जो सवाल है विपक्ष में होने के नाते, उस पर हमें जो एक्सपर्ट बैठे हैं हम उस चीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। देखिए राखी जी, मोदी साहब को और इनको निर्मला सीतारमण को यही डर है। 10 साल अपोजिशन लीडर कोई नहीं था, अभी सक्षम अपोजिशन लीडर है। एलओपी हमारे नेता राहुल गांधी जी है, इसलिए वो लोग डरे हुए हैं। उनको कुछ भी निर्णय लेने नहीं आ रहे, सिर्फ अडानी करते बैठे। कैसा डेवलपमेंट होगा? विकास नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ हर चीज में बैन डालना, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए डॉलर बढ़ रहे हैं और रुपया डाउन होता जा रहा है। मेरे को लगता है कि ये मेरे को चिंता का विषय हुआ है। 2025 जो अभी जो स्टार्ट हुआ है, मेरे को चिंता का विषय, डर लग रहा है मेरे को। चलिए वापस आऊंगी, कुमार राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। कुमार राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राकेश जी। कुमार राकेश जी, डॉलर मजबूत, रुपया कमजोर, हमारी इकोनॉमी का आगे रोड मैप क्या होगा, फेल्यूर है, कैसे इन चीजों को लेकर जाना है?
मुझे लगता है इस पर हाँ। प्रतिक्रिया सबसे पहले तो आपकी। नहीं, मैं सबको सुन रहा था, सभी विद्वत जनों को। तो एक्चुअली आज शिवानंद जी को भी मैं सुना मैंने। शिवानंद जी ने, पिछली बार हम लोग साथ में थे, बड़ी राष्ट्रवादी सोच है इनकी, और अच्छा लगता है कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति राष्ट्रवादी सोच के साथ बात करे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है देश के लिए विशेषकर, क्योंकि कांग्रेस में आजकल राष्ट्रवादी सोच के लोगों की कमी हो गई है। फिलहाल जो बात मैं सुन रहा था, श्रीवास्तव जी को सुना, जो डॉलर, मैं 98 99 की बात है, एक बार मैं अटल जी के पास बैठा था, उसमें 40 के आसपास डॉलर था, तो मैंने पूछा कि ये 2 रुपये आगे पीछे कैसे हो गया, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बोला देखना 2-3 दिन में कुछ फर्क आएगा। अब पता नहीं उन्होंने क्या जादू किया था कि फिर 2 रुपये कम आ गया 3-4 दिन के अंदर। तो वो अभी भी मेरे दिमाग में वो बातें बैठती हैं कि आखिर वो जादूगर थे तो बाकी की सरकारें, उसके बाद कई सरकारें आई, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, महान अर्थशास्त्री, कई बार मिला, मनमोहन सिंह भी थे, तो फिर भी वो कंट्रोल नहीं हुआ। डॉलर की जो पॉलिटिक्स है वो इलेक्ट डोमिनेंस की पॉलिटिक्स है। राखी, मैं आपको कुछ डाटा की बात करूंगा। अभी जो आईएनआर है, भारत के इतिहास में पहली बार आईएनआर एक्सेप्टेबल 22 कंट्री में आईएनआर से व्यापार हो रहा है, भारत के इतिहास पहली बार। मैं सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहा हूं। और आईएनआर जो बढ़ रहा है, तो उसमें जो आसियान कंट्री हैं या ब्रिक्स भी शामिल है, उसमें ब्रिक्स भी शामिल है और भी कई कंट्री शामिल है। उसमें मैं आपको नाम बताना चाहूंगा कि जो अभी और आईएनआर में सीधे व्यापार कर सकते हैं और बैंक के हिसाब से व्यापार कर सकते हैं। अभी जो रशिया जिस कष्ट में रहा है, तो रूबल जो है डाउन हुआ है आईएनआर तुलना में, जो कभी आज तक नहीं था। उसके अलावा जो ब्रिक्स के अलावा जो कंट्री हैं, एक टर्मिनोलॉजी है आरबीआई का, 2023 में बैठक हुई थी, उसको बोलते हैं आईडीजी, इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप। तो उन्होंने एक रोड मैप बनाया था, तो वो उसमें रेड्डी साहब जब फॉर्मर गवर्नर थे, उस जमाने से उनका सूत्रपात था और उन्होंने काफी कुछ कंट्रोल किया था। ही वाज बेटर देन मनमोहन सिंह। मैं कई फैक्ट के साथ बात कर सकता हूं, लेकिन उसमें भी नहीं जा रहा हूं। उसके अलावा फिर एक आरबीआई ने रेपो रेट वगैरह सुनते होंगे, थोड़ा बहुत मुझे सब उतनी इकोनॉमिक्स की समझ नहीं, जितनी समझ है उतनी मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद आरबीआई ने परमिट किया 22 कंट्री को स्पेशल वोस्ट्रो रूपी अकाउंट्स को, एसवीआरएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसमें कि इंडियन रूपी पेमेंट करेंगे, हम आपके साथ व्यापार करेंगे। उसके बाद राज्यसभा में इन्होंने अभी उसमें राजकुमार रंजन सिंह थे, पार्लियामेंट का क्वेश्चन भी है मेरे पास है, जवाब दिया था। बांग्लादेश, बेलारूस, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, कजाकिस्तान, केनिया, मालदीव, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रसिया, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा आज की तारीख में मिडिल ईस्ट कंट्री में भी, सार्क कंट्री के अलावा, आईएनआर एक्सेप्टेबल है। यहाँ तेल की पॉलिटिक्स है 1, अमेरिका की पॉलिटिक्स है 2, और जहां जहां समस्याएं होती है विश्व के परिप्रेक्ष्य में, वहां अमेरिका का टांग फंसा होता है। हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं उंगली करना, और वो नहीं चाहता है कोई भी देश आगे बढ़े। तमाम उंगलियों के बाधाओं के बावजूद भारत 5वें स्थान से, माने 5वें स्थान पर आया 11वें स्थान से। 10 साल तक भारत के विश्व के महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहने के बावजूद हमारा रुपया या हमारी आर्थिक स्थिति 5वें पायदान पे नहीं आई थी, और अभी जो स्थिति है 3रे पायदान में जाने की तैयारी है। और कई अर्थशास्त्रियों से मेरी बातचीत हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो एक सपना है, वो देशवासियों का भी सपना है, हम सबका सपना है, कांग्रेस बीजेपी सभी लोग शामिल हैं कि 2047 विकसित भारत। लेकिन लोग बोलते हैं उसके 7-8 साल पहले ही हम उसको क्रॉस कर जाएंगे। अभी ट्रंप के आने के बाद, अभी रिसेंटली मैंने चुनाव कवर किया था यूएस का, उसके पहले भी मैंने कवर किया। वहां जब कई लोगों से मेरी बातचीत हुई जो उनके थिंक टैंक के लोग हैं, आज उसको कोई रिपोर्ट नहीं करता। हमारे यहाँ की मीडिया डीएल टाइप की है, कोई कांग्रेस कोई बीजेपी, राष्ट्रवाद बहुत कम आता। इसलिए मैंने शिवानंद जी की तारीफ की, इन्होंने राष्ट्र की बात की थी पिछली बार, अच्छा लगा था मुझे। तभी मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रवाद की सोच के तहत इन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट कितना हुआ, इंपोर्ट कितना हुआ। इनको जान के आश्चर्य होगा कि 2020 से लेके 22 तक कोरोना काल में, जहां अमेरिका जैसे देश अंदर से मतलब उसको कहा दिए खोखले आर्थिक व्यवस्था से गुजर रहे थे, भारत ने हजारों करोड़ रुपए के व्यापार किए। जो हमारे यहाँ जो चाइना पर डिपेंडेंसी थी, चाहे ग्लव्स हो, चाहे वो किट हो, चाहे जो भी हो, नहीं बनता था, हमारे यहाँ बनने लगा, जो 70 साल में
नहीं बना था। ऐसे कई परिवर्तन हुए हैं, कई चीजें रोकी गई हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कई उत्पादों पे। उसके कारण है कि हम उनको कहाँ बताएं कहाँ ना बताएं। अभी एक खबर आई थी, अभी आप लोग की नजर से गुजरी होगी कि करीब 25 कंट्रीज लॉबिड अगेंस्ट यूएसए फॉर द डॉलर, कि हम डॉलर व्यापार नहीं करेंगे। ये सब जो चीजें चल रही हैं उसमें भारत का कहीं न कहीं मुझे लगता है कि प्रभाव है। डॉलर की जो पॉलिटिक्स है, जो डोमिनेंसी है, जो दिखाने की कोशिश कर रही है, आने वाले दिनों में कम होगी। और भी हमारे माननीय महामहिम जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने WHO का मेंबरशिप क्यों छोड़ दी? करीब $800 मिलियन की बचत होगी अमेरिका को। व्हाई? व्हाट फॉर फर्स्ट टाइम इन यूएस हिस्ट्री। उस समय उन्होंने चाइना को छोड़ा था। इस तरह उन्होंने कई कटौतियां की है कि कई ऐसे इंटरनेशनल ग्रुप्स अपने को अलग कर रहे हैं। उसके पीछे कोई राजनीति नहीं है, सिर्फ आर्थिक राजनीति है, जहां तक मेरी समझ है। तो इन तमाम परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि ठीक है, डॉलर घट रहा है, बढ़ रहा है, दिक्कतें हैं, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा जैसा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। कपिल जी, एक बार फिर से मुझे लगता है दो महत्वपूर्ण बात मुझे आपसे जाननी है। एक तो जो पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अपनी जो चिंता जताई है, या उन्होंने जिस तरीके से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी चीज़ों को रखा, जो मैंने नौकरियों के सृजन को लेके बात करी थी, घरेलू उपभोग की बात की थी। एक बात और आई है, कई इकोनॉमिक्स ऐसे हैं देश के जिनके रिपोर्ट्स को आज मैंने देखा समझा, और उसमें बहुत क्लियर था कि बहुत ज़्यादा, देखिए RBI और गवर्नमेंट को अभी एक तरफ करेंगे, लेकिन इकोनॉमी की दृष्टि से उन्होंने बहुत डॉलर मजबूत, रुपया कमजोर के लिए उन्होंने जो अपनी चीजें रखी, वो कहते हैं अनुकूल नीतियां बनाई जाने की जरूरत है। अब वो अनुकूल नीतियां कौन सी हो सकती हैं? रुपए की गिरावट से घबराने की बजाय उनका साफ तौर पर मानना है कि अस्थिरता जो है उसको नियंत्रित करें। कैसे, उसको कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, बेहतर सुझाव दे पाएंगे। देखिए कि इस वित्त वर्ष जो 2024-25 का वित्त वर्ष था, इस वित्त वर्ष में जो गवर्नमेंट का एक स्पेंडिंग का टारगेट था, जो उसे करना था, आज 9 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाई है। कारण, पहले कुछ महीने हम इलेक्शन मोड में रहे, 4-5 महीने, उसके बाद में हम स्टेट इलेक्शन में आ गए, और जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो सरकार को कहीं ना कहीं ये लगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और ग्रोथ पॉलिसी लेके चल रही थी, उसका फायदा इनको नंबर्स में नहीं दिखा। तो इन्होंने जो है, जो वहां का खर्चा था, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पैसा रोक के, और अब ये जो हम लोक लुभावनी योजनाएं रहती है, उनमें कहीं ना कहीं ये करना चालू कर दिया। अब होता क्या है कि भारत जैसा देश, जहाँ पे अगर आप रोजगार सृजन की व्यवस्थाएं नहीं करेंगे, कोई ऐसा गोल लेके नहीं चलेंगे कि अगले 2030 तक जो आप 10-3 डॉलर की इकोनॉमी की बात करते हैं, या जिस तरह से आप बड़ी इकोनॉमी बनने की बात करते हैं, तो वहां पे आपको रोजगार सृजन करना होंगे। इनिशियली कुछ सालों में आपने जब ये पहला जो इनका मैंडेट आया था, फिर उसका दूसरा मैंडेट आया, तो जहाँ पे फुल मेजोरिटी आई, तो ये ऐसा लगा कि जैसे ये देश जो है इस बात को समझ रहा है अब, और इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो हम पॉलिसी लेके आ रहे हैं, ग्रोथ इकोनॉमी जो चल रही है, उसमें सरकार और लोग सब शामिल है। बट इस बार का मैंडेट ने कहीं ना कहीं, जिस तरह से मैंडेट एक मिलीजुली सरकार फिर बनी है, कहीं ना कहीं सरकार के भी थोड़े से सरकार पे हाथ खींचे हैं। जो व्यवस्था की बात रघुरामन साहब कह रहे हैं, वो यही है कि आपको रोजगार सृजन करने के लिए सरकार को ऐसे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा, नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ानी होगी, रेलवे में स्पेंडिंग बढ़ानी होगी, डिफेंस में स्पेंडिंग बढ़ानी होगी, रोड नेटवर्क जो बीच में जिस तरह से तेजी से बढ़े थे, वो पिछले 6-8 महीने में वहां पे बजट एलोकेशन कम हो गए हैं। तो आपको ये सारी चीजें रोजगार बढ़ाएगी, और जब ये रोजगार बढ़ेगा तो हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर आप देखेंगे तो पिछले 8-9 महीने में कंजम्पशन स्लो हुआ है, अर्निंग्स कम हुई है, तो आपको ये सारी चीजें मिला जुला इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर डालती है। एक तरफ आपका डॉलर बढ़ने से और खूब महंगा होने से आपका फिस्कल डेफिसिट में भी उतार चढ़ाव होने लग गए, तो कहीं ना कहीं जब सरकार की बैलेंस शीट गड़बड़ होगी तो वहां पे आपका रुपया स्थिर नहीं हो पाएगा। जहां तक अभी जैसे राकेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी बात को समझाने का प्रयास किया है आपके दर्शकों के लिए कि ये कोई भारत का मुद्दा नहीं है, ये दुनिया का मुद्दा है। डॉलर एक रिजर्व करेंसी है, और इस वक्त जो ट्रम्प साहब आए हैं, ये किसी भी तरीके से नेशन फर्स्ट वाली मानसिकता के साथ आए हैं
इनका ये मानना है कि मैं किसी भी तरीके से अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए जो मैंडेट मुझे मिला है वो अपने लिए मिला है, और ये जिस तरीके घोषणाएं कर रहे हैं उसका भी असर कहीं ना कहीं है। दूसरी चीज कि अभी जो एकदम से बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं आरबीआई शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करके चल रही थी, जिसके कारण कि यहाँ पे उन्होंने जब उसको रोल ओवर किया पोजीशंस को, तो वो जो थोड़ा इम्पैक्ट दिखा है वो एक कारण वो भी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ हुए हैं। बैंक ऑफ जापान ने भी ब्याज दर 8% से बढ़ाई है, और जहां पे आप देखेंगे कि रिजर्व बैंक, अमेरिका की रिजर्व बैंक जो फेडरल रिजर्व है, उसने कहा था कि हम 2% की कटौती करेंगे, बट 2% की कटौती न करके वो अभी भी स्टेबल रखे हुए हैं उस चीज को। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि दुनिया भर के लोग बेच के, अपना पैसा बेच के डॉलर अमेरिका लेके जा रहे हैं। इसमें देखिए आप शेयर बाजार में भी एफआई ने पिछले 1 वर्ष में काफी बिकवाली करी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जहां से वो वापस बॉन्ड्स में वहां खरीदारी कर रहे हैं। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने बॉन्ड इश्यू करता है, डॉलर आते हैं और वो बुक करता है। तो कंजम्पशन है, कंजम्पशन इंजन है ग्लोब का हमारी। तो ये एक समझना यहाँ जरूरी है कि आपको केवल एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इस बात को इम्पैक्ट डाल रहा है। पर मुझे लगता है कि सरकार को किसी न किसी तरीके से, जो जैसे हमने बातें इसके सबने करी, उसमें इंटरवीन करके और कुछ न कुछ यहाँ पे इसको स्टेबलाइज करने का प्रयास करना पड़ेगा। रघुराज दास साहब काफी जानकार और विशेषज्ञ हैं, उनके सामने मेरी तो बोलने की हैसियत नहीं है, बट आरबीआई के पास में आखिरी जो रास्ता बचता है वो यही बचता है कि वो डॉलर को बेचे, जिससे कि वो फॉर टाइमिंग उसको कंट्रोल कर सके। क्योंकि जो हमारे इंपोर्टर्स हैं, ये जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनका सबके वायदा बाजारों में सौदे होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उनको भी कहीं ना कहीं एक राहत देने की, तात्कालिक राहत देने की जरूरत होती है। तो शायद मुझे लगता है कि एक मिले जुले प्रयास सभी तरफ से होना चाहिए, या तो मुझे लगता है। बिल्कुल, चलिए, और एक बात मुझे लग रहा है यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण है, जो कई एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है। किसी को लगता है इकोनॉमी पे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी को लगता है बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने अपने सुझाव के तौर पर अपने अपने सारे कमेंट आज दिए हैं जिनको मैंने पढ़ा है। और तनुज जी, इससे पहले शिवानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, फिर मैं अपना सवाल तनुज जी से लूँ। जी जी जी, थैंक यू राकेश सर को। राकेश सर ने जो ट्रम्प साहब का जो पूरा उन्होंने क्लियर सब कुछ बताया डिबेट में, थैंक यू। दूसरी बात, जो होलकर साहब अभी जो बोल रहे थे कि डॉलर का जो प्राइस है अभी इक्वल हो जाएगा, मेरे को नहीं लगता है। इंडिया बहुत पीछे चला गया। अभी पॉलिसी देखिए, जीडीपी देखिए, और ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन होने के बाद ही तभी रुपए का रेट बढ़ सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो अभी राकेश सर बता रहे थे कि कोविड के टाइम एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब भी जितना भी हुआ है, लेकिन सबका नहीं हुआ है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि लोग घर के बाहर ही नहीं जाते थे। जो हुए सब अडानी अंबानी जैसे लोग वही बड़े हुए हैं। दूसरी बात, जो लेकिन रिकॉर्ड को तो दिखा ही नहीं उन्होंने 10 साल में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मेक इन इंडिया फेल्योर हो गया। कहाँ रोजगार है? आज देखिए लोगों के जेब में महंगाई चरम पर्च पर है। आज इन्होंने 8वां वेतन मोदी साहब ने अभी परसों कैबिनेट में ले लिया, लेकिन कहाँ पैसा है? लोगों के पास विचारधारा ही नहीं है। लोगों में ग्रोथ होना चाहिए, ट्रांजैक्शन होना चाहिए, काम मिलना चाहिए लोगों को। छोटे छोटे व्यापारी, मिडिल जो लोग हैं, उनका अच्छा, शिवानंद जी, मैन्युफैक्चरिंग को लेके, निवेश को लेके, तमाम चीजों को लेके, इकोनॉमी को और बढ़ाने को लेके सिर्फ डॉलर बेचने से नहीं चलेगा। मुझे लगता है कई एक्सपर्ट ने अपनी ये बात रखी है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष आप भी हैं। आपके सुझाव है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि सरकार फेलियर है, ऐसा नहीं हुआ और बैलेंस नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, क्या करें? देखिए, जो अर्थशास्त्री है उन्होंने अपना सुझाव दे दिया, आप बताइए क्या करना चाहिए, सरकार कैसे करेगी? राखी जी, अभी राकेश सर ने जो बताया, वैसे राकेश सर जैसे जो तज्ञ, रघुराजन जैसे जो एक ही गवर्नर के ऊपर गवर्नमेंट नहीं बैठना चाहिए। थोड़ा तज्ञ लोगों का उधर रिक्रूटमेंट करके उसमें प्लानिंग करना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाना चाहिए। क्रूड ऑयल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कच्चा जो माल बाहर से आता है उनका डेवलपमेंट होना चाहिए और फैसिलिटी देना चाहिए।
तभी रुपए का प्राइस बढ़ सकता है। देखिए शिवानंद तो जी, एक डॉलर जिम्मेदारी डॉलर मुझे लगता है सरकार की होती है, एक पॉलिसी होती है। जब हम कहीं डील कर रहे होते हैं, जी जी कभी हम निवेश जी कर जी रहे जी होते हैं, हम राकेश जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वो जी जी कैसे बैलेंस हो रहा है, कहाँ फायदा है, कितना नुकसान है, ये सब उस पर भी तो डिपेंड करता है। इसको ऐसे समझिए कि हम ये नहीं कह सकते कांग्रेस के शासनकाल में, जब अभी हमने कुछ देर पहले एक एम्बियंस सुनाया था मोदी जी का, तब वो बहुत इन सारी चीजों को लेके कह रहे थे, तब भी ये तमाम चीजें हुई थी, आज भी ये चीजें हैं। तो ये तो देखिए समय है और ये अप एंड डाउन चलता रहेगा, लेकिन हमें कैसे उस चीज को बैलेंस करके अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को रोकना नहीं है, बढ़ाते रहना, ये मुझे लगता है एक फोकस होना चाहिए। जी राकेश, सिर्फ मोदी साहब बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, और उनका सुनते कोई नहीं है। सिर्फ अकेला मोदी और अमित शाह दोनों बैठ के ऐसा कर रहे, ऐसा नहीं चलता है। थोड़ा प्लानिंग करना चाहिए, सबके साथ डिस्कस करके रुपए का प्राइस कैसा आगे बढ़ा सकते हैं, डॉलर कैसे उनके साथ कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाना चाहिए। इसलिए क्रूड ऑयल का आयात एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाना चाहिए। अभी देखिए, मतलब आपको लगता है डॉलर मजबूत हुआ है और रुपया कमजोर हुआ है, तो उसके लिए मोदी जी और अमित शाह रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार वो हैं? नहीं, गवर्नमेंट जिम्मेदार है। आपने बोला तो वैसे ही वो दोनों बैठ के कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, पॉलिसीज है ना सर। देखिए राकेश जी, मैं एक प्लस करूंगा शिवानंद जी की बातों में, मैं कुछ प्लस करूंगा। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए 1947 ये डाटा की बात है, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो $1 इक्वल टू 1 INR, एक रुपीस था, ठीक है। उसके बाद डिवोल्यूशन हुआ, हम 13-14 पैसे के बराबर है डॉलर की तुलना में देखें तो। उसके अलावा जो इकोनॉमी है, जहां तक मैं लोगों को समझा हूं, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, जो ये किसी के सरकार के इच्छा से नहीं, देश की जो मुश्किल से आपके देश में, इस पे कोई नहीं बोलता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलती कि हमारे यहाँ टैक्स पेयर का प्रतिशत कितना है। इफ यू अपने यूरोप के कंट्री को आप देखें तो कहीं 80-90%, 80%, 85%, हमारे यहाँ 4-5% भी टैक्स पेयर नहीं है। शर्म हमको नहीं आती? हम कितना योगदान कर रहे हैं देश में, देश के कंट्रीब्यूशन में, और एक तबका ऐसा है जो कि पॉपुलेशन का जिहाद करके बढ़ा करके मैं देश पे आर्थिक बोझ बन रहे हैं और चौतरफा बोझ बन रहा है। देश को पिछले 10 वर्षों में इतनी अस्थिर करने की कोशिश की गई है, किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो खालिस्तानियों के द्वारा हो, चाहे सो कॉल्ड जो देश में बैठे देशद्रोहियों के द्वारा हो, उससे भी असर पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम टैक्स रिलीफ की मांग करते हैं, हम टैक्स को लेकिन हम टैक्स पे कितना करते हैं? हाउ वी आर ऑनेस्ट, हम पब्लिक कितना पे कर रहे हैं, देश की आर्थिक में योगदान क्या कर रहे हैं? भाई सरकार को जादू की छड़ी थोड़ी घुमा के ला देंगे मोदी जी और अमित शाह या राहुल गांधी या सोनिया गांधी, नहीं ला सकते। वहां आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा। संजय मल्होत्रा की बात कर रहे हैं आप, आरबीआई की, मैं 20 साल ज्यादा 25 साल ज्यादा जानता हूं। वो व्यक्ति IITian है और वो इकोनॉमी समझता है, मोर देन 6 ईयर वो रेवेन्यू सेक्रेटरी रहा है वो, और वो चीजों को कैसे समझना है, ही नोज इट वेरी वेल, मोर देन राजन वाज अ पॉलिटिकल पर्सन, उनको भी मैंने मिला हूं, कई बार जानता हूं। वो पॉलिटिकल प्रेशर में बाद में उन्होंने कहा गलती हो गई मेरे स्टेटमेंट से। मेन है कि पॉलिटिक्स से इकोनॉमी नहीं चलती, इकोनॉमी की अपनी डिफिनेशन है। और यदि एग्री, लेकिन संजय मल्होत्रा अकेले के ऊपर राकेश सर शिवानंद जी, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। मैं अभी देश में नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री नहीं चलाते तो 11वें स्थान से 5वें स्थान पर नहीं लाते। वर्ल्ड बैंक पर आपका अधिकार नहीं है, IMF पर आपका अधिकार नहीं है, और IMF ने अगले 7 वर्षों तक जो मुद्रास्फीति की दर बताई है, भारत की बेहतर है टॉप G7 कंट्री से भी, और G7 ज्यादा, हम G4 में आ चुके हैं क्वाड की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत है। इसको समझिए, रुपए का भाव ही नहीं बढ़ रहा है, डॉलर महंगा होता जा रहा है। शिवानंद जी आज बता रहे इंडिया से सर, राकेश सर, इंडिया से कितने लोग बाहर अब्रॉड जा रहे हैं, आप ही बताइए। इंडिया से लोग कितना जा रहे हैं, इधर कुछ भी काम ही नहीं है। अरे ये कहने की बातें हैं, कितना आ रहा है वो देखो ना, कितने लोग आ रहे हैं। नहीं सर, अमेरिका की यहाँ कितनी है, नहीं सर, फैसिलिटी इन्होंने, और वो यहाँ से जाना नहीं चाह रहे हैं। और अभी जो एलन मस्क, राकेश सर, इन्होंने फैसिलिटी नहीं दिया ना,
मैं क्या बोल रहा हूँ, एलन मस्क का जो है, जो इलेक्ट्रिक कार है, टेस्ला कार है, भारत में बनने जा रहा है, और मोदी जी पे उसने सारे प्रेशर किए, एक्स पे उसने खिलाफ लिखा, मोदी जी नहीं झुके। 2023 की बात है, मेरे सामने में उनसे मुलाकात हुई थी, मैं भी उनसे हाथ मिलाया था, और उन्होंने कहा गोइंग टू बी नाउ, टेस्ला कार बनने जा रहा है, और उसमें उन्होंने कहा था कि सारे पार्ट पुर्जा हमारे यहाँ बनेंगे। चलिए, मुझे लगता है महत्वपूर्ण, सब लोग तो चाह रहे हैं कि रुपया खुल रही है आपके, सब लोग चाह रहे हैं रुपया मजबूत होना चाहिए। एक सुझाव के तौर पर देखिए ये चीजें हैं कि कैसे हो सकता है, राजनीतिक रूप से तो ये चर्चा नहीं थी, पर ठीक है, मैंने बार बार बोला, चाहे कांग्रेस शासन काल रहा हो या भारतीय जनता पार्टी है, ये उतार चढ़ाव हमेशा थे और रहेंगे। हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो ना रुके, हमें उसको देखते हुए चलना है। ठीक है, हाँ, मेरा यही है राकेश जी, मेरा कहना यही है। और राकेश सर ने सही बोला कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कि गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, लेकिन पॉलिसी तो लेके आ सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उससे अरे थोड़ा सा चलिए ठीक है, आपकी बात अलग से पहुंचाएंगे, और जाहिर तौर पे होना भी चाहिए भाई, कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना चाहिए। चिट्ठी लिखिए सर मोदी जी को और अमित शाह जी को लिखिए, आप क्योंकि उनका नाम ले रहे थे। अरे लिखिए चिट्ठी। राकेश जी आपके माध्यम नहीं, वो कुमार राकेश जी को कहते हैं निर्मला सीतारमण कुछ करती नहीं है, उन्हें कुछ नहीं आता, तो वो जिनका नाम ले रहे हैं उन्हीं को भेज दे, वहां से फॉरवर्ड हो जाएगा। मैंने कहा शिवानंद जी को निर्मला जी को चिट्ठी लिखिए, अमित शाह मंत्री है, राकेश जी, मैं ये कह रहा हूँ। राकेश जी, राकेश सर और आपको दोनों को भी गुड न्यूज बोलता हूँ, आप दोनों को भी पता नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड है, पीएम ऑफिस से मेरे को फोन आया था, आपके माध्यम से चैनल में मैंने बोला था मोदी साहब का नियत साफ है, तो बजट में क्यों नहीं लिया केंद्र कर्मचारी को अभी 8वां वेतन, और वो शामिल हो गया। फोन आया सर, हमारे मंच से सारी आवाज सीधे वहीं तक पहुंचती है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ चिट्ठी और इस डिबेट के माध्यम से कुमार राकेश जी, ये एक बहुत अच्छा ग्रेटिट्यूड है आपके और मेरे लिए कि यहाँ जो बात हम कर रहे हैं वहां से उनके पास फोन गया, तमाम चीजें हुई। राकेश जी, मेरे पास नहीं, मेरे पास पीएम ऑफिस से फोन है, मेरे पास रिकॉर्डिंग सर, ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप चिट्ठी लिखिए, ये भी हो जाएगा, रुपया मजबूत होगा, हम सबके लिए अच्छा होगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। तनुज जी, चलिए, समय की सीमा है। जी राकेश सर, जरूर सर, समय की सीमा है। तनुज जी, बहुत जल्दी से आपका भी एक सुझाव। देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण में जो चीजें बताने जा रहा हूं, मुझे लगता है इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देगी वो, सबसे पहले हम समझे विश्व की सबसे मजबूत करेंसी जो है वो कुवैती दिनार है। हम आज अमेरिकन डॉलर से जरूर करेंसी को कंपेयर करते हैं, लेकिन लगभग 3.25 अमेरिकन डॉलर का एक कुवैती दिनार होता है, या कि 280 भारतीय INR का एक कुवैती दिनार है। तात्पर्य यह है कि वहां क्योंकि वहां लोगों के ऊपर डेब्ट्स नहीं है, वहां की जनता के ऊपर। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। आज बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, आज अगर हम बात करें आजादी की बात से, अगर डॉलर के रेट गिर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये समझिए, हम बात करते हैं कांग्रेस शासन की। जब मनमोहन सिंह जी, जो कि वित्त मंत्री रहे हैं, देश के इतने बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, जब वे सरकार में आए तब डॉलर का रेट 45 रुपए था। जब 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार बदली और नरेंद्र मोदी सरकार आई, तब वही 45 रुपए का डॉलर 62 रुपए पहुंचा, और नरेंद्र मोदी सरकार में 62 रुपए से शुरू हुआ डॉलर आज 86 रुपए पहुंचा है। दोनों का अगर आकलन करें तो 38%, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो चाहे नरेंद्र मोदी जी की हो, 38% का रहा। तो देखिए, सबसे पहले ये समझा जाए, ये नुकसान को, देश की तरक्की को डॉलर के नुकसान से, पैसों के INR के घटते बढ़ते दामों से नहीं आका जाता। ये पिछले 2024-26 सितंबर से पाउंड, जो कि इतनी मजबूत करेंसी थी, वो डॉलर के मुकाबले 20% गिरा। येन, जो कि दुनिया की सेकंड जापान बड़ी इकोनॉमी है, वो 20% गिरी। यूरो इतने मजबूत है, वो 15% गिरे। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमेरिका में डॉलर में इन्वेस्टमेंट हुआ, बॉन्ड्स खरीदे गए पूरी दुनिया से। लोगों ने जो अमेरिका कंट्री के बॉन्ड्स खरीदे, उससे अपनी करेंसी को डिफिसिट मिला है, और निश्चित रूप से चुनावी माहौल था, ऐसे में ये चीजें स्वाभाविक भी हैं। तो ये निश्चित रूप से करेंसी का रेट फिर सुधार होगा, और ये चीजें जो है, इससे विश्व में हमारे देश की प्रगति का आकलन नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है तनुज जी, मैं रोकूंगी क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया। आर विश्वासी जी, बहुत जल्दी से संक्षिप्त प्रतिक्रिया। सारे पैनलिस्ट को सुन रहा था, और जहाँ तक ये समझ में आया
कि जो भी डॉलर को जो है रिजर्व बैंक जिस तरह से बेच करके जो भी 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार को देगा, उससे निश्चित रूप से जिस तरह की बात की जा रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, नौकरियां सृजित होंगी, अगर ये सारी बातें होती हैं तो इस बात का कोई मायने नहीं रखता कि रुपया गिरता है डॉलर उठता है। लेकिन ये बात तय है कि विश्व की इकोनॉमी जहाँ तक डॉलर का डोमिनेंस है, दादागिरी है अमेरिका की इस मामले में, और जिस तरह से इस करेंसी को फ्लोट करता है, उन सारी चीज़ों को देखें तो उससे हमारे देश पर कोई असर तो पड़ता नहीं उतना। हाँ, ये ज़रूर है कि डॉलर मजबूत होगा, रुपया गिरेगा, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इस बारे में सोचना पड़ेगा। हमें लगता है सरकार जो है आज की डेट में कोई न कोई इसकी पॉलिसी है जिसके माध्यम से इन सारी चीज़ों पर, और सरकार काम भी कर रही है, चाहे रोजगार बढ़ाने के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए देश भर में, तो इन सारी चीज़ों पर सरकार काम भी कर रही है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमको लगता है आरबीआई जो डिसीजन लेगी, हमको लगता है सरकार के हित में लेगी, देश के हित में लेगी। बिल्कुल ठीक है, चलिए समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बात तो साफ है, देखिए डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों कमजोर हो रहा है और कैसे उस चीज को हम संभाल सकते हैं, कैसे अपनी इकोनॉमी को हम रोकना नहीं है। देखिए मकसद यही है कि वो ग्रोथ रुके ना, अप एंड डाउन चलते रहेंगे लेकिन इकोनॉमी की ग्रोथ चलती रहे। उसके लिए कई सारे जो एक्सपर्ट ने अपने सुझाव दिए हैं, मुझे लगता है इसको अमल में लाने की जरूरत है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।